सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ये तारीखी अल्फाज हैं उस अजीम कायद के जिसका यौम पैदाइश आज पूरी कौम मना रही है। 25 दिसंबर ये वो दिन है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकदीर में आज़ादी की मोहर लगा दी गई थी। 25 दिसंबर वो दिन जिस दिन बरे सगीर की आगोश में एक ऐसा अजीम इंसान आया जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल डाला। 25 दिसंबर वो दिन जब गुलामी के तालों को आज़ादी की चाबी से खोलने का फैसला कर लिया गया और ये तय पा गया कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी आज़ाद मुसलमान रियासत उभरेगी जो दुनिया की पहली एटमी कुव्वत भी होगी, जिसका नाम ही उसकी पाकीज़गी का अक्स होगा। 25 दिसंबर को दुनिया में उस अजीम शख्सियत ने आंखें खोली जिसकी बदौलत हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मिला, हमारा प्यारा पाकिस्तान मिला। 25 दिसंबर को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो रहबर दिया जिसकी नज़ीर आज तक देखने को नहीं मिलती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा नहीं थे, बल्कि हर उस कमज़ोर, हर उस मजलूम, हर उस बेबस फर्द के रहनुमा बने जो हिंदुस्तान में जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ मुसलमानों के लिए जिद्दोजहद नहीं की, बल्कि हर उस शख्स के लिए जिद्दोजहद की जो आज़ादी चाहता था, जो एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना चाहता था, जो जुल्म से निजात चाहता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गुलामी के अंधेरों में आज़ादी का वो चिराग साबित हुए जिसने पूरे बरे सगीर को सख्ते में डाल दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक शख्स की क़यादत में वो कौम जो शायद ये फैसला कर चुकी थी कि उसने ता क़यामत सिर्फ गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है, वही कौम अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल कर लेगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आप कह लें कि बिखरी हुई कौम को ना सिर्फ समेट कर यकजा किया, बल्कि उस कौम को एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद के लिए आमादा किया। वो रहबर, सोचें क्या अजीम रहबर था जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा उसका था ही नहीं, बल्कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी कौम के लिए वक्फ कर दिया। वो रहबर भी क्या रहबर था जो ये जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, उसको जानलेवा बीमारी है, वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज के सियासतदान कभी सोचें जो छोटी से छोटी बीमारी में शोर मचाते हैं कि कायद आज़म जैसे अजीम लीडर ने इस बात का जिक्र किसी से क्यों ना किया कि उनको जानलेवा बीमारी है, सिर्फ इसलिए कि अगर ये बात मालूम हो जाती तो क्या हमें पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा रहने का खदशा था, लोगों का हौसला टूट जाता जो उनके फॉलोअर थे। उस रहबर ने अपनी बीमारी को पसे पुश डाल दिया। उसे मालूम था कि वक्त बहुत कम है, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त। वो ये भी जानता था कि ये मुकाबला उसे हर सूरत जीतना है, हर सूरत जीतना है, और अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए जो उस पर एतमाद करते हैं। क्योंकि अगर वो ये मुकाबला हार गया तो फिर वो लोग ना ने एक कौम की शक्ल दी थी वापस बिखर जाएंगे और उनकी हैसियत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सोचें वो रहबर भी क्या रहबर था जिसने बिला तफरीक हर उस शख्स को अपने कारवां में शामिल किया जिसके दिल में आज़ादी की शम्मा रोशन थी। क्या अजीम शख्सियत जिसने पाकिस्तान बनने से पहले ही ये बता दिया था कि पाकिस्तान कैसा होगा। पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये था जिन्ना का नज़रिया, ये बयान है पाकिस्तान की असास। ये वो तकरीर थी जिसने वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान सबके लिए है, पाकिस्तान हर उस फर्द का है जिसने आज़ादी का ख्वाब देखा। पाकिस्तान जितना एक मुसलमान का है उतना ही एक गैर मुस्लिम का है। पाकिस्तान हम सब का है। आज उसी अजीम रहनुमा का यौम पैदाइश है। आज के दिन हम सब ने ये सोचना है, हमें सोचना होगा कि हम बहैसियत एक कौम
अपने कायद के पैगाम पर, अपने कायद के नज़रिए पर कितने अमल पैरा हैं। आज हम सबको ये अहद करना होगा कि जिस कायद की क़यादत में हमारे आबाउजदाद ने ये वतन हासिल किया, वो कायद इस मुल्क को आखिर कैसा देखना चाहते थे, वो कायद इस मुल्क को कैसा मुल्क बनाना चाहते थे जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद की। आज हम सिर्फ एक नज़र अगर भारत पर डालें तो हमें बाकायदा ये एहसास होगा कि पाकिस्तान का क़याम कितना ज़रूरी था। आज अगर हम भारत को देखें तो हमें जिन्ना से और मोहब्बत हो जाएगी, ऐसा ही है ना, मोहब्बत बढ़ जाएगी जिन्ना से। इसलिए कि जो आज भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको हमारे कायद ने बहुत पहले ही भांप लिया था। उनकी वो जिद्दोजहद ही थी जिसकी वजह से आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के शहरी हैं। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें ये शनाख्त दी उस शख्स ने जिसकी शनाख्त थी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया आज हिंदुस्तान का मुसलमान भी मान रहा है। आज भारत में रहने वाला मुसलमान शर्मिंदा है इसलिए कि उसने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम से इनकार किया, जिसका नतीजा उसकी औलादों के सामने है। हमें भारत का माशरा ये बताता है कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कितना महफूज है। आएँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के दिन आज हम मिलकर अहद करें कि हम इस मुल्क को उसी समत में लेकर जाएंगे जो समत हमें हमारे कायद-ए-आज़म ने बताई। आज ये अहद करें कि बाहैसियत एक कौम हम उसी राह पर चलेंगे जो राह हमें जिन्ना ने दिखाई। हमारा मुल्क दुनिया का वो मुल्क बनेगा जो हर तबके, हर रंग, हर अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के लिए सबसे ज़्यादा महफूज तरीन तसव्वुर किया जाए। हमारा मुल्क दुनिया का वो मुल्क बनेगा जिसको देखकर लोग कहेंगे कि ये है जिन्ना का पाकिस्तान। हम पर यह जिम्मेदारी है बाकायदा कि हम इस मुल्क की आगोश में जितने गैर मुस्लिम हैं उनकी खुद हिफाजत करें। हम पर यह लाजिम है कि हम उन गैर मुस्लिमों का अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बने। हम पे ये बाकायदा फ़र्ज़ है कि हम अपने परचम के सफ़ेद रंग को मैला ना होने दें, उस पर धब्बा ना लगने दें। ये था आज के दिन की मुनासबत से मेरा पैगाम कौम के लिए, जितने लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए, मेरे वतन में रहने वाले हर फ़र्द के लिए जो वतन में मौजूद है, वतन से बाहर मौजूद है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इस कौम के हुक्मरान, साबिक़ हुक्मरान या शायद आने वाले हुक्मरान भी हों। वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों में शामिल हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत एक तरफ ये दावा कर रही है कि साल 2020 पाकिस्तान की तरक्की का पहला साल होगा, और दूसरी जानिब हुकूमती वज़ीर हुकूमत की जग हसाई का सबब बन रहे हैं। ऐसा ही है। कल हमने अपने प्रोग्राम में एक ख़बर डिस्कस की थी, आपको याद होगा, वो थी जी कि राना सनाउल्लाह साहब की रिहाई हो गई, उनको ज़मानत मिल गई। अब कल एक सवाल किया था मैंने कि राना सनाउल्लाह जिन्हें हेरोइन रखने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था, वैसे मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि राना सनाउल्लाह के पास हेरोइन हो सकती है जबकि वो खुद एक विलन नुमा किरदार लगते हैं। लेकिन चले मान लिया कि हेरोइन रखने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया, जेल में डाला गया, और एक वज़ीर साहब जिनका नाम शहरियार अफरीदी है, उन्होंने पूरे मीडिया, पूरी कौम, पूरे मुल्क को बहुत ज़ोरों शोर से बताया कि तमाम सबूत उनके पास हैं, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। बस कुछ ही वक्त में राना सनाउल्लाह का वो अड्डा भी दिखाएंगे जहां राना साहब चर्स मंगवाते थे और चर्च सप्लाई करने के लिए भेजते थे। लेकिन तकरीबन 6 माह गुजर गए और हुआ क्या? ज़मानत, रिहाई। राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत हो गई, राना साहब निकल लिए। उनके निकलने के बाद शहरियार अफरीदी साहब एक बार फिर मैदान में आए, मंजर आम पर आए, और क्या कहा उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं वो खुतबा बना दिया, खुतबा बना डाला, तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। सुने ज़रा खुतबा, चलाइएगा रज़न का खुतबा। फलसफा हुसैन है जालिम के आगे डटना और मजलूम के सर पे हाथ रखना। मुझे कलमा नसीब ना हो। पाकिस्तान के अंदर वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियां, वो बीवियां जिनके शॉर्ट ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनकी नस्लों को तबाह कर दिया गया, जाए किसी उस माँ से पूछें जिसके सामने उसका बेटा जिंदा लाश बना बैठा हुआ है, उस बेवा से पूछें, उस बेटी से पूछे कि बाप के ड्रगी होने से उसका रिश्ता टूट गया,
सब कुछ कुर्बान होगा इंशाल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मेरी आंखों में आप देख लें, ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। अल्लाह के फजल से आपने किसको जान देनी है? आपने किसको जान, तो जब जान अल्लाह को देनी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस मुबारक है कि बगैर तहकीक के बात को आगे बढ़ाना झूठ के ज़िम्मे में आती है। यकीन जानिए, मुझे ये लग रहा था कि प्रोग्राम भी बावजू होकर मुझे करना पड़ेगा अगर शहरियार अफरीदी साहब को मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना पड़ा तो ऐसा ही होगा, वजू करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे ये बताएं, ये वजीर साहब आते प्रेस ब्रीफिंग देने ऐसा ही है, ये बताने कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ सबूत कहाँ हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें की, इनका जो बयान था, उसके बाद तो सुनने वाला सीधा मेरे ख्याल से बॉर्डर पर जाएगा और तलवार निकालकर जंग लड़ना शुरू कर देगा। ऐसा ही है, इनका बयान ऐसा था कि इसके बाद फौरन जंग का तबल बज जाएगा और पूरी कौम सर पर कफन बांधकर दुश्मन के खिलाफ निकल खड़ी होगी। सवाल क्या था और भाई साहब जवाब क्या दे रहे थे? वजीर साहब, चले भाई साहब नहीं, वजीर साहब जवाब क्या दे रहे थे? जो ये बात कर रहे हैं शानदार है, बेहतरीन है, बिल्कुल सही है, अभी मान लिया, लेकिन क्या ये बातें करने के लिए, क्या ये बातें करने के लिए इनको वजीर बनाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने? ये बातें तो शहरियार अफरीदी साहब बगैर वजारत के भी करें तो मेरे ख्याल से पूरी कौम इनका साथ देगी, इनसे अग्री करेगी, इनकी राय को सेकंड करेगी, मुत्तफिक होगी पूरी कौम। हर कलमा को शहरियार अफरीदी की बात पर सुभान अल्लाह कहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहरियार अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खुतबा देने के लिए रखा है अपनी काबीना में? तो फिर वजीर खुतबा नाम रख देना इनका। आपके पास एक वजारत है, आप उस वजारत से मुतालिक जवाब दें, सीधी सीधी बात है। बस एक शख्स गिरफ्तार हुआ जिसका नाम है राना सनाउल्लाह, उसको 6 महीने तक आपने जेल में रखा, क्यों ट्रायल शुरू नहीं किया जा सका? ये बताएं, बाकी बातें ना करें। और आज वो जमानत पर रिहा हो गया, क्यों भाई? कौन बताएगा? मैं वजीर साहब किससे पूछे? अगर सबूत थे तो फिर वो क्यों रिहा हो गया? अब जाहिर बात है, उनकी बेगम को मैंने सुनते हुए, बीपर वगैरह देते हुए सुना, तो जाहिर बात है वो भी मेरी बातें करेंगी ना। जब आप साबित कुछ ना कर पाए तो वो तो यही कहेगा कि मैं मासूम हूं, मजलूम हूं। राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसके बावजूद उन्हें जमानत मिल गई क्योंकि ना ट्रायल शुरू हो सका, ना शवाहिद पेश किए जा सके, ना सबूत दिए जा सके। इसमें कसूर किसका है? क्या राना का कसूर है या आपका है? खुतबा साहब, आपका कसूर है वजीर साहब। इस पर जवाब किसने देना है? राना सनाउल्लाह ने देना है या आपने देना है? आपको तो यही नहीं पता कि जवाब किसने देना है। ये तो डिसाइडेड है भाई कि सबने जान अल्लाह को ही देनी है, मैंने भी, आपने भी, हम सब ने। लेकिन अपनी वजारत का जवाब किसने देना है? हर बात का जवाब एक ही होगा क्या कि मैंने जान अल्लाह को देनी है? जवाब कौन देगा? कौम को जवाब आपने देना है, अपने तमाम दावों का जवाब आपने देना है, साबित करना है आपने। लेकिन आज भी आप यही कह रहे हैं कि जवाब देंगे, लेकिन जब ट्रायल शुरू होगा। और ट्रायल कब शुरू होगा? ये बड़ा सवाल, कोई नहीं जानता। जो ट्रायल शुरू करने की बातें कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता ट्रायल कब शुरू होगा, तो हम कैसे जानते होंगे? ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब नहीं देते आप। लेकिन अपने दिफा में क्या कहते हैं, किस अंदाज में कहते हैं, रज़ा दूसरा क्लिप भी चलाइएगा अफरीदी साहब। आज मेरा सवाल ये है कि मीडिया क्या ये नहीं बताता रहा कि मॉडल टाउन का जो वाकया लाहौर में और कौम की बेटियों के माओ में जो गोलियां मारी गई, फिर क्या आबिद शेर अली के वालिद साहब के वो अल्फाज नून के अपने लोग राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहते थे, क्या वो सब भूल गए और आज वो मासूम बन गए? अदालत में केस है, इनको बरी नहीं किया गया, जमानत दी गई है, अभी तक फैसला नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने अरेस्ट किया, क्या मैंने किया? क्या मैनिपुलेट किया हमने? बिल्कुल नहीं, हमने उनकी इंटरफेरेंस नहीं की। लीगल प्रोसीडिंग्स में किसी लेवल पर कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है और ये वक्त साबित करेगा। जनाब, बेशक राना सनाउल्लाह पर कई इल्जामात हैं, सानेहा मॉडल टाउन का दाग भी राना सनाउल्लाह के दामन पर। आबिद शेर अली के वालिद साहब के अल्फाज भी अपनी जगह हैं। हमें भी राना सनाउल्लाह साहब से ना कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई मोहब्बत है, ना कोई इश्क है। हम भी सवाल उठाते हैं, मैं तो अपने प्रोग्राम में अक्सर सवाल उठाती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ कोई समझा दे, कोई अल्लाह का बंदा समझा दे। ये तो खुद तो नहीं समझाएंगे, इनको खुद नहीं पता मैं क्या बातें करूँ, क्या समझाएंगे? कन्फ्यूजन शक्ल पे नजर आ रही है। मुझे बताएं, जितने लोग देख रहे हैं, जरा सोचिए, जरा समझिए कि क्या सोचिए जरा कि इन बातों का, ये जो बातें कर रहे थे, इधर उधर सारी बातें कर रहे थे, बस वो बात नहीं करते जिनसे पूछी जा रही थी कि कौन से सबूत थे, कौन से शवाहिद थे, साबित करें, जमानत कैसे मिली, रिहा कैसे हो गया, आपके दावे कहाँ गए?
इन बातों का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक? सिंपल एक सवाल पूछूंगी, इन बातों से जो अफरीदी साहब कर रहे थे बहकी बहकी बातें, इनका उस मुकदमे से क्या ताल्लुक? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब अगर कोई दे दे। क्या ये जरूरी है कि अगर एक शख्स पर चोरी का इल्जाम हो, अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, क्या ये जरूरी है कि एक शख्स पर अगर चोरी का इल्जाम हो तो उस पर आप डकैती का इल्जाम भी डाल दें? या क्या ये इंसाफ हम कहेंगे कि अगर एक शख्स पर रिश्वत लेने का इल्जाम है तो उस पर आप चर्स सप्लाई करने का इल्जाम भी डाल दें कि चूंकि ये रिश्वत लेता है तो चर्स भी सप्लाई करता होगा? क्या ये जायज़ है कि अगर एक शख्स शक्ल से गुंडा लगता है, बड़े लोग लगते होंगे गुंडे, अब किस किस का नाम लूँ, तो आप उस पर गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगा दें कि चूंकि ये शक्ल से गुंडा लगता है तो लिहाजा ये है ही गुंडा? क्या ये जस्टिफाइड है कि अगर एक शख्स पर मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम है तो उस पर आप मजीद कोई भी इल्ज़ाम की बुछाड़ कर दो और आप कहें चूंकि ये अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करता है तो लिहाजा यहाँ ये हर जगह गलत है? बेशक आपने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? वो जो हमें शख्स नज़र आ रहा था वो आपकी शक्ल ही थी ना, आवाज़ भी आपकी थी। कौन था वो? आप ही थे जिन्होंने ये बताया था कि आपके पास इतने ज़्यादा सबूत मौजूद है, तमाम सबूत। वो आप ही थे जो कहते रहे कि मैंने जान अल्लाह को देनी है और सबूत अदालतों को, लेकिन आज तक नहीं दिए सबूत। क्यों? क्या है नहीं? अगर थे तो दिए क्यों नहीं? अब दोनों तरफ से शामत आई हुई है आपकी, जवाब तो आप नहीं देना कि मतलब अगर सबूत नहीं थे तो क्यों नहीं दिए, और या अगर नहीं थे तो क्यों कहा के हैं? समझ रहे हैं आप अफरीदी भाई साहब? क्या इससे हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं होगा? अफरीदी साहब को करे साइड पे, मुझे तो इदारों की क्रेडिबिलिटी की फिक्र है। हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर क्या लोगों को शक नहीं होगा? क्या इस तरह के एटीट्यूड से हमारे इदारों पर सवालिया निशान नहीं उठेगा? उठ चुका, उठेगा क्या? उठ चुका। लोग बातें कर रहे हैं। बेशक ANF एक बेहतरीन और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कोई मुनज़्ज़म इदारा है, लेकिन सवाल ये कि उसे हेड कौन कर रहा है? और अफरीदी साहब से अगर पूछा जाए, शहरियार अफरीदी साहब से, कि उसने क्या करना है, तो उसका जवाब होता है सबको पता है, सही समझ रहे हैं, यही कहूँगी कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। ऐसा ही होता है ना, बच्चा जानता है कि शहरियार अफरीदी से कुछ भी पूछ लें कि चाय में चीनी कितने चम्मच है, ये पानी है, ठंडा है, गर्म है, ये पेन है, कौन से वाला है, किस कंपनी का है, कहेंगे मैंने जान अल्लाह को देनी। क्या बात है। शहरियार अफरीदी की कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी ये कि उसने जान अल्लाह को देनी है। मेरिट क्या अफरीदी साहब का? उसने जान अल्लाह को देनी है। माजी क्या है जी? उनसे एक वजारत ली जा चुकी क्योंकि उनको जान अल्लाह को देनी है। ये एक मजाक है जो आपने खुद बनाया हुआ है, जरा सोचिएगा। और इससे बड़ा मजाक ये अगले क्लिप में आपको नजर आएगा जिन्होंने कर दिया। रजा चलाइएगा क्लिप। प्राइम मिनिस्टर साहब का अंधा एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम को वैल्यू करते हैं और उनको पता है कि किस में कितना दमखम है, तो ये तो रब जानता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछें कि ये आपके लिए एम्बैरेसमेंट है नहीं है वो। मतलब अब क्या कहूँ, अब कहने या सुनने को बचा क्या। शहरियार अफरीदी साहब ने खुद अपनी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस खुतबे में, खुतबा प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को बता दिया। वज़ीर आज़म साहब के लिए सबसे बड़ा खतरा ऑपोजिशन नहीं है, गहरा पॉइंट, बल्कि उनका अंधा एतमाद अपने वज़ीरों पर, अपने मुशीरों पर, अपने लोगों पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर। वज़ीर आज़म का यही जो अंधा एतमाद है ना, उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। वो किसी वज़ीर को वजारत देकर अगर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर क्या कौम है, फिर बात ही ख़त्म हो गई, आगे की गल करा मैं। और ये कोई और नहीं, ये अपने उनके वज़ीर साहब खुतबे में फरमा रहे हैं। सुने, अपने कान खोल के सुनिए क्या कह रहे हैं। ये वो जो बता रहे हैं जी अंधा एतमाद है, करें फिर अंधा एतमाद, फिर देखें, ज़रा सोने दें इनको। फिर इसी अंधे एतमाद की वजह से राना सनाउल्लाह को ज़मानत मिल गई और इसी अंधे एतमाद की वजह से लोग ANF जैसे बेहतरीन और दोबारा कहूँगी मुनज़्ज़म इदारा, बेहतरीन और मुनज़्ज़म इदारे को भी अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि हम क्या करें, इदारे गलतियाँ नहीं करते, ऐसे लोग करते हैं और फिर तनकीद होती इदारों पर, इदारे वाले भी बेचारे क्या करें। ये अंधा एतमाद वजह बना है आज़म सवाती वाले वाक़े की, और इसी अंधे एतमाद ने इंतखाब किया है उस्मान बुज़दार साहब का। उनके लिए तो क्या लफ्ज़ बोलूँ, मतलब तारीफ़ के लिए लफ्ज़ ही कम पड़ जाएंगे, क्या तारीफ़ करूँ बुज़दार साहब की। इसी अंधे एतमाद से तंग आकर नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, गायब हो गए। और यही अंधा एतमाद वज़ीर आज़म साहब पर तनकीद का बाइस बन रहा है। और एतमाद सिर्फ एक जानिब से नहीं है,
अब एतमाद और लोगों का भी बहाल हो रहा है। अब कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि जी उनका अदालतों पर एतमाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। ज़रा देखें कौन कह रहा है ये। अब लगता है कि अदालतें पहले से ज़्यादा बेहतर, मुनज़्ज़म और इंसाफ देने के मूड में हैं, और हम तवक्को रखते हैं कि इसी तरह इंसाफ मिलेगा जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब को मिला। नियाजी नैब, हम भी तैयार हैं, हम भी तुम्हारे मेहमान बनने को तैयार हैं, मगर तुम्हारी सलाखें और तुम्हारे जेल हमें ज्यादा देर रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि अदालत पे हमें भरोसा है और अल्लाह ताला की जात पे भरोसा है। यकीन जानिए, मुझे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है देखने के बाद या सुनने के बाद ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अयाज सादिक साहब अदालतों के बारे में जो कलमात अदा कर रहे थे, उनको देखकर लगता ये कि या तो अयाज सादिक साहब ने मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा दे दिया है, या फिर अयाज सादिक साहब के कायद ने तौबा कर ली है, मुआफ़ी वगैरह मांग ली है, क्योंकि ये वही अयाज सादिक साहब हैं जिनके ताहयात कायद ने सबसे पहले जिस इदारे को गालियाँ निकालनी वो क्या था जी, मौज़िज़ अदालत। और ये वही अयाज सादिक साहब है जिनके ताहयात कायद ने जितने जलसे किए उसमें अदालतों को निशाना बनाया। ये वही अयाज सादिक साहब है जिनके साथी कभी जज साहिबान पर ज़मीन तंग करते थे तो कभी उनको बुत कहते थे। ये वही अयाज सादिक साहब है ना जिनकी पूरी जमात का इंतखाबी बयानिया ही अदालतों के खिलाफ था। आज अयाज सादिक साहब फरमा रहे हैं कि वो नैब के मेहमान बनने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हैं कि उनको ईमान की हद तक यकीन है कि अदालतें उनको आज़ाद करवा देंगी। इसे क्या कहते हैं नाजरीन? इसे कहते हैं मेरे ख्याल से नजरिया ज़रूरत। अयाज सादिक साहब समेत पूरी मुस्लिम लीग नून इस बात पर मुत्तफिक है कि अदालतों से जब भी नून लीग के रहनुमाओं को छूट मिलेगी, बाहर जाने का मौका दिया जाएगा, ज़मानतें मिलेंगी, अदालतें जमहूरी होंगी, हाई लेवल की जमहूरी। लेकिन जहाँ ज़मानत कैंसिल होती है, जहाँ जेल में डालने का फैसला किया जाता है, उसी वक्त अदालतें हाई लेवल की साजिशें कर रही हैं, साजिशों का मरकज़ बन गई हैं अदालतें। अयाज सादिक साहब फरमाते हैं कि लगता है कि जी अदालतें इंसाफ देने के मूड में हैं। क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी, मैं पूछती हूँ। अयाज सादिक साहब की इस बात ने पूरी अदलिया पर क्या सवालिया निशान नहीं लगा दिया? क्या इससे पहले अदालतों में इंसाफ नहीं होता था? क्या कहना चाह रहे थे ये? क्या नवाज शरीफ की जमानत, राना सनाउल्लाह की जमानत से पहले तक अदालतें जो है क्या बिकी हुई थी? सवाल पूछ रही हूँ मैं इनकी बातों से। अदालतें मूड पर चलती हैं क्या? अदालतें मूड पर इंसाफ देती हैं क्या? अदालतों के भी कोई मूड स्विंग होते हैं क्या? ये सवाल पूछ रही हूं मैं। ये होता है निज़ाम अदल पर सवालिया निशान जो लगाया अयाज सादिक ने। अब इनसे कौन पूछेगा कि आपको ये कहने का हक किसने दिया? इनको कोई अदालत बुलाएगी? जब तक पाकिस्तान में ये दोहरा मयार रहेगा तब तक निज़ाम अदल पर भी सवाल उठेंगे और कानून पर भी। इसी निज़ाम की वजह से नवाज शरीफ साहब का दिल चाहता है तो कह देते हैं कि जज बुक से भरे बैठे हैं। इसी निज़ाम की वजह से जब अयाज सादिक का दिल चाहता है तो वो कह देते हैं कि अदालतें अब इंसाफ देने के मूड में है। ये निज़ाम क्यों अमीर को ढील देता है और गरीब को मजीद फीस देता है? मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान को जिन्हा ने ये निज़ाम देना था? किसने देना था? क्या जिन्हा का पाकिस्तान ऐसा होना था? ये वो लोग हैं जो हमारे हुक्मरान भी हैं, साबिक हुक्मरान हैं, और बहुत से लोग मुस्तकबिल समझते हैं खुद को पाकिस्तान का। ये इनका रवैया जो बताता है कि पाकिस्तान में भी कई पाकिस्तान। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। सवाल अब भी कायम है कि हम इस मुल्क को जिन्हा का पाकिस्तान क्या बनाने में कामयाब हुए तो किस हद तक, या फिर कैसे बनाएंगे? इस पर दोनों फरीकों को सोचना होगा, कौम को भी और हुक्मरानों को भी। लेकिन हुक्मरानों और साबिक हुक्मरानों ने जो मुल्क में एक फ़ज़ा कायम की हुई है, उसने तो पूरी कौम को, अगर मैं कहूँ कि इज़्तिराब में मुब्तला किया हुआ है, तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। एक तरफ हम देखते हैं भारत सरहद पर कशीदगी बढ़ा रहा है और दूसरी जानिब मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। अब इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फ़ौज जैसे मुनज़्ज़म इदारा, कहना चाहूँगी मुनज़्ज़म इदारे को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले आर्मी चीफ का ओहदा, फिर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा का तरीक़ाकार। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ कि ख़ासकर ये जो आर्मी चीफ़ के मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का मामला है, इसको गलत तरीके से हैंडल किया गया, सही तरह से उसकी समरी बनाकर पेश ना की गई, जिसकी वजह से अदालत में अजीब से रिमार्क्स जो हैं वो भी सुनने को मिले, जिसमें कहा गया मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से कि आर्मी चीफ़ को तो आपने एक शटल कॉक बना दिया। अब कुदरती बात है कि दुनिया में ये अल्फाज जब सुने जाएंगे तो जग हंसाई का बायस तो हम बनेंगे। मैं समझता हूँ बेहतर होता कि इस तरह की अगर बात थी तो उसे क्लोज डोर सेशन में हैंडल किया जाता, मगर हुकूमत का भी मामला ये है कि वो बार बार जो कर ला रहे थे समरी, वो सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अदलिया को इस तरह के रिमार्क्स देने पड़े। तो मेरे ख्याल में ये मामला बिल्कुल सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। जहाँ तक जनरल मुशर्रफ का किस्सा है, मैं समझता हूँ कि वो केस जो है वो भी सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत ने जब हुक्म दिया था कि छानबीन की जाए उनकी संगीन गद्दारी वाला मसला, तो क्या वो मामला 2007 से शुरू किया जाना चाहिए था या 1999 से? और 1999 का मसला क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा उनके वो जो आइन तोड़ने वाला मामला था, टेक ओवर वाला मामला, उसकी उन्होंने पुष्ट पनाही की थी, और इस हद तक उन्हें कह दिया गया था अदलिया की तरफ से कि जी आप यूनिफॉर्म में 3 साल तक आइन जो है उसको जैसे चाहें आप बदल लें। अब जब उनके पकड़े जाने की बारी आनी थी, उन्हें बचाने के लिए बड़े आसानी से ये कह दिया गया कि जी मुकदमा ही आप 2007 से शुरू करें, और फिर 2010 में जो तरमीम की गई होल्डिंग इन अबेंस वाली, वो 2007 वाले मुकदमे में अप्लाई कर दी गई, जबकि बैक डेटेड तरामीम की एप्लीकेशन नहीं हो सकती। फिर अगली बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 6 आपका कहता है कि जी जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपकी मावनत की, वो भी आपके साथ सज़ा का हिस्सा होंगे, मगर उन लोगों को हमने अपने अंदर बिठाया हुआ है, उन लोगों को अंदर आने ही नहीं दिया। सबको मालूम है कि वो कौन थे, मगर उनको बिल्कुल अंदर शामिल नहीं किया गया, बावजूद इसके कि कई बार ये कहा गया कि उन्हें शामिल किया जाएगा, मगर उन्हें शामिल नहीं किया गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये वो मुख्तलिफ सुकम है इस सारे मुकदमे में, जिसकी वजह से मुकदमा मानने से इसके जो नताइज हैं, और फिर वो जो स्पेशल कोर्ट ने पैरा नंबर 66 जिस तरीके से वो लिखा है और जिन जज्बात का उसमें इजहार किया गया, वो तो ना कानून उसकी इजाज़त देता है, ना आइन, ना अखलाकियात, ना शरीयत, यानी किसी तरह से भी वो जायज़ नहीं बनता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वाकई जग हंसाई का बायस है। वो जो जजमेंट है जब दुनिया में पढ़ी जाएगी हमारे आला तरीन जो अदलिया है उसकी, तो इस पर लाजमी चीज़ है कि हंसी का मौका तो मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, शायद से मैं इंतज़ार कर रही थी कि आपकी बात कब ख़त्म हो, मैं दरमियान में काटना नहीं चाह रही थी। ऑपोजिशन कहती है जी कि अदालतों पर एतमाद जो हमारा बहाल हो रहा है, हुकूमत अदालतों से खफा नज़र आती है, तो बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं, ज़बान ज़द-ए-आम डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या हवाओं का रुख बदलने वाला है? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कल्चर ये है कि अगर आपको फ़ैसला पसंद आ जाए, आपके हक़ में हो, तो फ़ैसला बहुत अच्छा है, अदलिया भी बहुत अच्छी है, और अगर आपको फ़ैसला पसंद ना आए या आपके मफाद में ना हो तो अदलिया बुरी है। सही। ये पनामा केस तो सारे का सारा आप देख हाँ। लेना कि उसमें क्या क्या बातें हो रही थी कि जी 22 करोड़ अवाम ने हमें वोट दिया, और ये 5 जज कौन हैं जिन्होंने निकाल के मुझे बाहर खड़ा कर दिया। वो फैसला पसंद नहीं आ रहा था ना। ठीक ठीक, यानी मर्जी का फैसला हो तो ठीक है, मर्जी का फैसला नहीं तो अदालतें साजिशें कर रही हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि मैं देखती हूँ कि दोनों जानिब से गलतियाँ हो रही हैं, बल्कि बड़ी बड़ी गलतियाँ को तो गलत नहीं होगा शाहिद लतीफ़ साहब। फॉर एग्जांपल, अगर नैब जैसा इदारा किसी को बुलाता है तो बिलावल जैसे
बेशुमार ऐसे फिर रहे हैं जो कहते हैं हमारी मर्जी, नहीं जाएंगे, नहीं जाना। मतलब ये लोग डिसाइड करेंगे कि इदारा बुला रहा है, हमने जाना ही नहीं जाना। पहली बात है कि इदारों को मजाक समझते हैं या फिर इदारों का मजाक उड़ाना, इदारों को अपने से नीचे समझना, ये इन्होंने जमहूरियत की डेफिनेशन रखी हुई है। दूसरी बात, अभी राना सनाउल्लाह साहब की जो जमानत हुई, रिहा हुए, शहर अफरीदी साहब की कितनी गलती आप समझते हैं? वो कहते थे मेरे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, फिर दे क्यों नहीं सके? मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है। देखें, इदारों की क्रेडिबिलिटी इसी तरह बना करती है कि इदारे किस हद तक मजबूत हैं, और अगर आप अपनी मजबूती इस तरह खो देंगे और वो आपकी कमज़ोरी में बदल जाएगी तो फिर इदारों का एहतराम कौन करेगा? लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ANF जो है, ख़ासकर जो मनशियात के केस को डील कर रहा था, ये एक बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल इदारा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को भी बहुत नुकसान पहुँचा है, वो उसकी साख को नुकसान पहुँचा है। और पहले दिन से शायर अफरीदी साहब से हम अल्लाह की कसमें और न जाने क्या क्या बातें वो करते हुए हमें सुनने को मिलते रहे, मगर बात यह है कि जब आप कोई सबूत या कोई गवाह वहाँ पेश नहीं करेंगे तो फिर ज़मानत तो होगी। हालांकि ये बड़ा अनोखा वाक़या है कि मनशियात के केस में ज़मानत नहीं हुआ करती, मगर उसके बावजूद वो इसीलिए ज़मानत दे दी गई कि जी उनके ख़िलाफ़ आपने कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया और कितने महीने गुजर गए, उन्हें आपने बंद रखा हुआ है। तो लिहाजा ये चीज़ तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है ना। अगर हम तवाज़ुन भी रखें, अगर हम उनकी बात मान भी लें, ठीक है, ANF से भी उन्होंने ये बयान दिलवा दिया है उनके। ठीक है। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, एक अंदर की खबर ये भी सामने आई कि उनसे भी ये बयान दिलवा दिया है, लोगों के सामने बड़ा गरज बरस रहे थे। जी जी जी, आप कंप्लीट करें। जी जी, किसके सामने? अच्छा, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आती हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि उनकी सोच है, मैं पूछती हूँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनकी एक सोच है कि जो कमज़ोर है उसकी गर्दन पकड़ लें और जो मजबूत है उसके पैर पकड़ लें। आप भी समझते होंगे ये जो थीरी, ये फॉर्मूला जो ये अपनाते हैं। मुझे बताइएगा कि जो जरदारी साहब के बेटे बिलावल साहब, मुझे लगता है उन्होंने साबित कर दिया कि सही वो जरदारी का बेटा है बिलावल, कि वो नैब पर गरजते बरसते हैं अवाम के सामने, यानी अवाम के सामने वो नैब की गर्दन पकड़ते हैं और अकेले में जाके पैर पकड़ लेते हैं। बड़े चालाक हैं बिलावल, डबल पॉलिसियां। मेरा ख्याल है उनका भी रवैया वैसा ही है जैसे नवाज शरीफ का है कि मजबूत आदमी जो है उसके पाँव पकड़ लो, या अदारा है, और जहाँ आप समझते हैं कि कोई कमज़ोरी है वहाँ उनका गला दबा दो, उनके गले पड़ जाओ। तो ये कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये हमारे सियासतदानों का एक तरह से तरीक़ाकार बन चुका है, और वो पिच के दोनों तरफ खेलने की आती है। जहाँ लेकिन शायद लतीफ़ साहब, इनकी तो डबल पॉलिसी सामने आ रही है ना, लोगों को ये शो कर रहे हैं कि मैं नैब से नहीं डरता, मैं नैब को जवाब दे नहीं हूँ, लोगों के सामने आके इस तरह का बिहेवियर, लेकिन अकेले में नैब की मिन्नतें तरले की जा रही हैं, अंदर की खबरें ये, यानी दो तरफ से चल रहे हैं। जी वही बात हम कर रहे हैं ना कि दुनिया के सामने आप जो है बड़े गरज बरस रहे हों, ताकि दुनिया के सामने लगे कि जी आप बहुत ताकतवर हैं, और फिर उसी इदारे को या उसी शख्स को जाकर मिन्नत माफ़ी भी मांग लो और उनके पाँव पड़ जाओ, ताकि उनके साथ आपका जो कारोबार है वो चलता रहे। यही तरीक़ाकार है जो इस तरह के लोग अपना रहे हैं, यानी लोगों के सामने खूब अपना नाम बनाओ और दूसरों के सामने जब देखो कि इनसे आपको नुकसान पहुंच सकता है तो जाके उनके पांव पकड़, क्योंकि वो तो किसी ने नहीं देखा, वो तो आपने। ठीक है जी, भारत के हवाले से बात करेंगे, सरहद पर कशीदगी है, इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, मैं बात करने जा रही थी भारत के हवाले से कि भारत ने सरहद पर कशीदगी बढ़ानी शुरू कर दी। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, अब आपकी तरफ आ रही हूँ कि भारत के अंदर भी मकबूजा कश्मीर की तरह जो मुजाहिरे हैं उसका आगाज़ हो चुका है।
अब अगले 3 महीनों की अगर बात करें, सूरत हाल कैसी दिखाई देती है आपको? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि भारत में वही होना था जो कि अब उनका मुकद्दर बनने जा रहा है। आप अगर वक्ती या अपनी कुछ देर की जो पॉलिसी वो इस तरह बनाएंगे जिसमें आपका मफाद जो है वो शामिल हो, तो और दूर रस उसके नताइज नहीं देखेंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा। मैं ये समझता हूँ इसमें वक्ती तौर पर मोदी सरकार जो है उसको अपनी कामयाबियाँ शायद नज़र आ रही हों, जो कुछ कश्मीर में किया है, फिर ये जो नया जो शहरियत का बिल जो बनाया है जिसको पूरे भारत में कोई कबूल करने को तैयार नहीं, और कोने कोने में वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, और पुलिस जो है वो बिल्कुल कश्मीर की तरह अब जो भारतीय हैं जितने उनके साथ जो सलूक कर रही है, दरिंदगी वाला, बर्बरियत वाला, कितने लोग मार दिए हैं, ज़ख्मी हर रोज़ किए जाते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ ये मज़ीद मामला बिगड़ेगा और मैं हिंदुस्तान को बिल्कुल ज़वाल की तरफ देख रहा हूँ। वक्ती तौर पर कश्मीरियों को दबा लेना, पाकिस्तान को ख़राब करना, दुनिया की आंखों में धूल झोंकना, ये तो बनिया मेंटालिटी है। जैसे वो बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाला मामला है, यही इनका तरीक़ाकार है। पाकिस्तान के मामले में तो एक चीज़ वाज़े हो गई कि वो जो रवायती जंग है वो उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते और ना ही उसमें उनकी कभी कोई जीत हो सकती है। ठीक। लिहाजा ये जो अच्छा, जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें छुप छुपा के वार करना, आपकी पीठ के पीछे से छुरा घोंपना। ठीक जी। अच्छा, आपने उनकी तरीके की बात कर ली, हम जरा पाकिस्तानी सियासतदानों के तरीके पे बात कर लें। 4 से 5 मिनट है क्लोजिंग के लिए। तो मैं ये सवाल पूछ कि आज हम तमाम लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद कर रहे हैं और हर 25 दिसंबर को माशाल्लाह हम याद करते हैं, बाकी पूरा साल भूल जाते हैं। सॉरी टू से, माजरत के साथ कहूँगी, हम सब भूल जाते हैं। 25 दिसंबर को चलें याद कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। 14 अगस्त को याद कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि कायद-ए-आज़म को 25 दिसंबर को याद कर लेना या 14 अगस्त को याद कर लेना, 23 मार्च को याद कर लेना, इन दिनों पर याद कर लेना, प्रैक्टिकली कायद-ए-आज़म की किसी बात को फॉलो ना करना, मतलब जाके मज़ार कायद पे हाज़िरी दे दें और वहां जाके तस्वीरें खिंचवा लें, फिर सारे दिन खबरें चलती रहें सियासतदानों की। एक सिंपल सा फर्क आपके सामने है कि वो बीमार थे, उन्होंने अपनी बीमारी तक छुपाई कि लोगों का हौसला पस्त ना हो जाए, इसलिए छुपाया गया कि मैं बीमार हूं ताकि लोग उनको बीमारी में भी काम करता देखें और उनका हौसला पस्त ना हो। यहाँ पे छींक आती है, नजला होता है, जुकाम होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, घुटने में दर्द होती है, कोई दांत में दर्द होती है, प्लेटलेट कम होते हैं, सीधे बरतानिया जाते हैं, वहां पे वोट को इज्जत दो की मुहिम शुरू कर देते हैं, जमहूरियत की मुहिम शुरू कर देते हैं। कितना वाज़ेह फर्क है इन लोगों में और जिन्ना में। मैं समझता हूँ जी, जो मेंटालिटी और जो जहनीत हमने अपना रखी है वो बिल्कुल उसके बरक्स है जो हमारे बहुत बड़े कायद जो थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और हम पर, हमारी आने वाली नस्लों पर ज़िंदगी भर का एक एहसान कर दिया, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी वो शख्स था जो कारकर्दगी पर ध्यान देता था, जो कि चट्टान की तरह खड़ा था और पाकिस्तान बनाने में उन्होंने अपना जो वादा किया और जो अज़्म था वो पूरा कर दिखाया। वरना वही कुछ हो रहा होता जो आज कश्मीर में हो रहा है, जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करते हुए हमें पाकिस्तान को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि इसमें मज़ीद तरक्की हो, जबकि हमारा रवैया बिल्कुल उसके बरक्स है। जो भी मैं बात कर रहा था, हम हर जगह सिर्फ वो हमारी जो भी लीडरशिप है अपने ज़ाती मफादात को देखती है, जहाँ तक पाकिस्तान के इज्तमाई और वसीतर मफाद का ताल्लुक़ है उससे उनको कोई गर्ज नहीं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म को सिर्फ एक दिन याद नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें तो पूरा साल हमें याद भी करना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों पर और मैं कहती हूँ ज़बानी कलामी याद ना करें, उसको सामने रखते हुए बताएं, पाकिस्तान को वैसा बनाएं जैसा वो चाहते थे, अपनाए जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसूल अपनाए जाने चाहिए। जिसका मैंने जिक्र किया, मेरे पास 1 मिनट है क्लोजिंग के लिए। उनकी जिंदगी को एक नमूना बनाएं और देखें कि वो कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चले, उसके मुताबिक अपना वक्त गुजारें। आप देखें कि हर तरफ आपको तरक्की और कामयाबी ही नजर आएगी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस डिपेंड ये करता है कि ये बस अहद करें ना कि हम गुजारेंगे, बस बात ये। आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी और साथ छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी 30 सेकंड से क्लोजिंग के लिए। आप आगे कितने 1947 देखते हैं भारत में, क्योंकि सिख भी वहाँ पे परेशान है, खालिस्तान तहरीक भी आपके सामने, मुसलमानों को बहुत दबाया जा रहा है, अब तो कवानीन बन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, सरेआम सब कुछ हो रहा है, तो कितने 1947 एक्सपेक्टेड है आने वाले वक्त में भारत में? मैं समझता हूँ जी कि जैसे मैंने कहा कि ये उनके ज़वाल का वक्त मैं शुरू होता हुआ देख रहा हूँ। जो रियासतें हैं उन्होंने भी अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार कर दिया, और ये शरीयत बिल जो है इसको मानने से इनकार कर दिया। कश्मीर वाला मामला सबके सामने है, उनको भी अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि आज अगर वो कश्मीर का साथ नहीं देंगे तो मुख्तलिफ रियासतों के साथ यही कुछ होगा जो कश्मीर के साथ हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है, और फिर अब आप देखें कि वो मोदी जो है उसको हिटलर का वो ढांचा पकड़ाकर वहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है कि जी ये हिटलर उस वक्त का था, तो आज का हिटलर जो है वो मोदी है। और उस वक्त की नाजी पार्टी जो हिटलर की थी, आज वो RSS है जो उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। और जो दरिंदगी और जो बर्बरियत, ठीक है जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।